वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ाऊँगी। साथ ही साथ इस पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखना सिखाऊंगी, ताकि अलग अलग वीडियो देखकर आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 41 पर चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है जहाँ चाहा वहाँ रहा। अब बच्चों, जहाँ चाहा वहाँ रहा का मतलब क्या है? यानी कि कुछ करने की चाहत। इस चैप्टर के अंदर बच्चों ये समझाया गया है कि जब इंसान में कुछ करने की चाहत होती है तो वो हर मुश्किल का सामना करते हुए भी उस काम को पूरा करता है और ज़िंदगी के अंदर कामयाबी को हासिल करता है। समझ में आया बच्चों? चैप्टर का मतलब क्या है कि जब हम में कुछ करने की चाहत होती है तो हम उस काम को बहुत मन से करते हैं और उस काम को करने की वजह से हमें राह यानी कि रास्ता दिखता है, कामयाबी हासिल होती है। तो ये जो चैप्टर है एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसके दोनों हाथ खराब होते हैं, मगर उसके अंदर हर काम को करने की इतनी चाहत होती है कि हाथों से करने वाले जितने भी काम हैं वो सभी काम अपने पैरों से करती थी, जैसे कि लिखना, कढ़ाई करना और भी बहुत सारे काम। यानी कि इस लड़की ने काम करने की अपने अंदर ऐसी चाहत दिखाई कि हाथ ना होते हुए भी अपने पैरों का सहारा लेते हुए इसने अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाबी और नाम हासिल किया। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। मलमल यानी कि बच्चों सूती कपड़े को मलमल कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, क्योंकि बच्चों ये जो लड़की थी अपने पैरों से सुई धागे से कपड़ों के ऊपर कढ़ाई करती थी। तो एक मलमल की धोती थी जो कि बादामी रंग की थी। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। यानी कि इस धोती के ऊपर कसौती यानी कि कैस्मिन की जो कढ़ाई होती है आपने देखी होगी, कुर्तों के ऊपर कैस्मिन की धागे की हाथ वाली सुई से कढ़ाई की जाती है। तो कसूती के जो टाँके होते हैं उसे कैस्मिन की कढ़ाई भी कहते हैं। तो किनारों पर कैस्मिन यानी कि कसूती के टाँकों से एक बहुत प्यारी सी उसने बेल बनाई थी। पल्लू पर भरवा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। भरवा टाँके का मतलब क्या है कि जो कढ़ाई होती है बच्चों इस तरीके की होती है, जैसे कि हमने यहाँ पर सुई से कोई पत्ती बना दी, अब इसे धागे की सहायता से पूरा का पूरा डिज़ाइन बनाकर भर दिया। तो भरवा टाँके इस तरीके के होते हैं। तो भरवा टाँके इस धोती के ऊपर मलमल की अपना कमाल दिखा रहे थे, बहुत खूबसूरती से बनाए गए थे। सुनहरे रूपहेले बेल बूटों से इसके अंदर जान आ गई थी। किसके अंदर? मलमल में। यानी कि जिस मलमल के कपड़े पर ये लड़की कढ़ाई कर रही थी उस पर इसने रंग बिरंगे बेल बूटों को हाथ की सुई की सहायता से बनाया था। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। क्या नाम था इस लड़की का? ईला सचानी। ईला की हिम्मत की अनोखी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। इस लड़की का नाम क्या है बच्चों? ईला है। और ये जो कढ़ाई करती थी अपने पैरों से किया करती थी, और कढ़ाई जो करती थी बेइंतहा खूबसूरत करती थी कि लोग बाग अपने हाथों से भी नहीं कर पाएंगे। ये जो लड़की है ईला, ये 26 साल की थी और ये गुजरात के सूरत में रहा करती थी। बच्चों, गुजरात क्या है? हिंदुस्तान का एक राज्य है और इस राज्य के अंदर एक शहर है जिसका नाम है सूरत। तो ये सूरत ज़िले में रहती थी। इसका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता था। याद रहेगा कि ईला का बचपन कहाँ पर बीता था? अपने नाना के घर बीता था, अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में। मेरे साथ दोहराओगे? अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में। अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में ईला का बचपन बीता था अपने नाना नानी के घर। सांझ यानी कि शाम होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचकर खेला करते, कुछ कनेर के पत्तों से
पिटपिटी बजाते, यानी कि आपने देखा होगा कि पत्तों को मुंह में लेकर फूंक मारते हैं तो उससे आवाज़ निकलती है। तो कुछ बच्चे क्या करते थे कि कनेर के पत्तों से पिटपिटी यानी कि सीटी बजाकर खेलते थे। कुछ बच्चे गिट्टे खेलते थे। आपने गिट्टों का खेल देखा होगा कि छोटे छोटे पत्थर ले लेते हैं और उनसे खेलते हैं। अगर शायद कुछ बच्चों ने ना देखा हो, क्योंकि पहले खेला जाता था गिट्टों का खेल। और कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर उससे पिट्ठू भी खेलते थे। पिट्ठू कैसे खेलते हैं? ये भी पत्थरों का ही खेल होता है। जब इन खेलों से उनका मन भर जाता था तो वो बच्चे पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे यानी कि ऊंचा ऊंचा झूला झूलते थे और ऊंचे स्वर में एक गाना गाते थे, कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी आइयो रे। क्या गाना गाते थे ये बच्चे खेलते समय? कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी आइयो रे। ईला गाने में तो उनका साथ दे देती थी, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती थी। पेंगे यानी कि ऊंचा ऊंचा झूला नहीं झूल पाती थी। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उसके उठते ही नहीं थे, क्योंकि ईला के जो हाथ थे वो पैदाइशी बेकार थे, वो उनसे कोई काम नहीं कर पाती थी। इसी वजह से वो झूला भी नहीं झूल पाती थी। मगर बच्चे जब गाना गाते थे तो गाना गाते में वो उनका साथ देती थी। वे चुपचाप एक किनारे बैठ जाती थी और मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो भी बच्चों की तरह खेलना चाहती थी ईला, मगर वो इस तरीके के कोई भी खेल नहीं खेल पाती थी। और वो एक किनारे बैठकर क्या सोचती थी कि मैं क्यों ऐसा नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वे पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती थी, क्योंकि चल और फिर तो वो ठीक से सकती थी। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती थी, क्योंकि धप्पा करने के अंदर एक दूसरे को छूना होता था, मगर उसके हाथ तो उठते ही नहीं थे। तो इसी वजह से ईला निराश और परेशान हो जाती थी। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी? वे बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ देने की ना ठान रखी थी, यानी कि वो बहुत कोशिश करती, मगर कोशिश के बावजूद भी ईला अपने हाथों से कोई काम नहीं कर पाती थी। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती मान लिया था। बच्चों, तय करने का मतलब क्या होता है? पक्का इरादा होता है। उसने वो सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। समझ में आया कि ईला ने अब अपने मन में ठान लिया था कि मैं वो सभी काम करूंगी जो कि एक आम इंसान करता है। तो इसी वजह से उसने वो सभी काम जो कि हम हाथों से करते हैं, ईला ने उन सभी कामों को अपने पैरों की सहायता से करना शुरू कर दिया था। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श को बुहारना यानी कि फर्श की सफाई करना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी उसने अपने पैरों से स्टार्ट कर दिया था। उसने एक स्कूल में अब दाखिला भी ले लिया था। दाखिला मिलने में उसे परेशानी हुई थी। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। क्या चिंता जताते थे स्कूल के लोग कि ईला की सुरक्षा को खतरा है स्कूल के अंदर, या फिर कुछ कहते थे कि जो इसकी काम करने की गति है वो बहुत ज़्यादा धीमी है, क्योंकि वो पैरों से काम करती थी। तो इन सभी बातों को लेकर स्कूल में एडमिशन होने में उसको प्रॉब्लम होती थी। किसी काम को तो वो इतनी फुर्ती से कर जाती थी कि देखने वाले दंग रह जाते थे। फुर्ती का मतलब यानी कि बहुत तेज़ी से कर जाती थी और देखने वाले बिल्कुल दंग रह जाते थे। पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत उसे परेशानी तो आती ही थी, क्योंकि वो हाथों की जगह पैरों से काम करती थी। वे परेशानियों के आगे कभी भी घुटने नहीं टेकती थी। घुटने नहीं टेकती का मतलब बच्चों, वो कभी परेशानी के आगे हार नहीं मानती थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वे 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई थी। ईला को ये मालूम ना था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है, क्योंकि देखो बच्चों, जो लोग हाथ पैरों से अपंग होते हैं उन्हें परीक्षा के अंदर थोड़ा सा अतिरिक्त समय दिया जाता है। तो ईला को तो ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है।
तो वो इसी वजह से 10वीं की परीक्षा के अंदर पास भी नहीं हो पाई थी। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके, यानी कि अपंग लोगों को, जो लोग हाथों से लिख नहीं पाते हैं, उनके लिए एक ऐसा सहायक व्यक्ति रखा जाता है जो कि यानी कि जो अपंग व्यक्ति होता है वो बोलता जाता है आंसर, और साथ वाला आदमी जो बैठा होता है वो आंसर को लिखता जाता है। तो इन सभी सुविधाओं के बारे में ईला को बिल्कुल भी पता नहीं था। ये जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। अब बच्चों वर्ड मीनिंग भी है, हैंड टू हैंड पढ़कर सुना दूँ। मुहावरा है तय करना, यानी कि पक्का इरादा। चुनौती का मतलब होता है ललकार। बुहारने का मतलब है झाड़ू लगाना। गति कहते हैं रफ्तार को। दंग रह जाना बच्चों, ये भी मुहावरा है, यानी कि हैरान हो जाना। घुटने टेकना यानी कि मुहावरा है, ये भी एक, इसका मतलब है हार मान लेना। अब ईला को इस बात का दुख था कि वो 10वीं कक्षा पास नहीं कर पाई, क्योंकि उसे अपने आप को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि उसे ज़्यादा समय भी मिल सकता था और उसके आंसर्स को लिखने के लिए एक सहायक की भी व्यवस्था की जा सकती थी। पर यहाँ आकर सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो जाता, यानी कि इस पर भी ईला ने कभी हार नहीं मानी। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थीं। बच्चों कशीदाकारी किसे कहते हैं? कशीदाकारी का मतलब है हाथों से धागे, सुई और धागे की सहायता से कपड़े पर कढ़ाई करने को कशीदाकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? कशीदाकारी का मतलब क्या है? हाथ वाली सुई और धागे की सहायता से कपड़ों पर कढ़ाई करने को कशीदाकारी कहते हैं। तो उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी, यानी कि कपड़ों पर कढ़ाई करती थी। वो उन्हें यानी कि ईला सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती थी, यानी कि कपड़ों पर बूटियों के बेल के डिज़ाइन बनाते हुए ईला उन्हें देखा करती थी। ना जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली, यानी कि ईला ने क्या ठाना कि अब से मैं भी कपड़ों पर कढ़ाई यानी कि कशीदाकारी करूँगी। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया, क्योंकि उसके हाथ नहीं थे। दोनों अंगूठों के बीच सुई धाम कर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया, यानी कि सुई के अंदर जो रेशम वो पिरोती थी, कच्चा रेशम, वो अपने पैरों की सहायता से पिरोने लगी, और ये एक बहुत कठिन काम था, मगर ईला ने अपनी चाहत के रहते इस काम को भी कर दिखाया, क्योंकि उसने ठान ली थी कि वो अब कपड़ों पर कशीदाकारी यानी कि कढ़ाई करना सीखेगी। 15-16 साल की होते होते ईला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। काठियावाड़ी कशीदाकारी का मतलब है बच्चों गुजरात की ख़ास तरह की एक कढ़ाई होती है जो कि कपड़े पर सुई की सहायता से की जाती है। याद रखोगे, काठियावाड़ी कशीदाकारी का मतलब है कि गुजरात की ख़ास तरीके की कढ़ाई में 15-16 साल की उम्र के अंदर वो माहिर यानी कि बिल्कुल अच्छी तरीके से करना सीख चुकी थी। इस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूने खिल उठेंगे और टाके कौन से लेने हैं, ये सभी काम ईला अब बहुत अच्छी तरीके से समझ गई थी। आगे चलकर बच्चों एक समय ऐसा भी आया जब ईला के द्वारा काढ़े गए परिधान यानी कि कपड़ों की प्रदर्शनी लगी। प्रदर्शनी का मतलब है बच्चों उन कपड़ों को एग्जीबिशन के अंदर रखा गया, यानी कि एक समय ऐसा आया कि ईला के ज़रिए जो कढ़ाई की गई थी वो इतनी मशहूर हो गई कि उसके ज़रिए काढ़े गए कपड़ों को एग्जीबिशन में यानी कि नुमाइश में रखा गया। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की कढ़ाई की भी झलक थी। ईला ने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और भी बहुत से टाकों का इस्तेमाल किया था। पत्तियों को चिकनकारी से, यानी कि बच्चों आपने चिकन के कुर्ते देखे होंगे, चिकन के कुर्तों के अंदर बीच में एक हल्का सा बारीक सा सुराख होता है और चारों तरफ कढ़ाई करके जाल बनाए जाते हैं। तो जो ईला थी, ईला ने चिकनकारी से भी कपड़ों को सजाया था। डंडियों को कांथा से उभारा था। अब पारंपरिक डिज़ाइनों में यानी कि जो पहले से ट्रेडिशनल डिज़ाइन चलते आ रहे थे
उन डिज़ाइनों के अंदर उसने एक नयापन लाकर लोगों को हैरान कर दिया था और सभी लोगों ने ट्रेडिशनल डिज़ाइन के अंदर इन नए नए डिज़ाइनों को यानी कि नवीनता वाले डिज़ाइनों को बहुत पसंद किया था। ईला के पाँव अब रुकते नहीं हैं, आँखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए ये सुनहरी रूपहेली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं हैं। उकेरने का मतलब क्या है बच्चों? बनाना। अनूठे का मतलब क्या होता है? अद्भुत होता है। तो अब जो ईला है अपने काम से इतनी खुश रहती है कि कभी उसके पाँव रुकते ही नहीं हैं। वो अपने पाँवों से कपड़ों पर बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सुई और धागे की सहायता से कढ़ाई करती है। अब है बच्चों चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। तो जहाँ चाहा वहाँ रहा। पहला प्रश्न है, ईला या ईला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में उसे देखकर कौन कौन से प्रश्न यानी कि सवाल उठते? तो आंसर में लिखोगे आप, ईला या ईला जैसी कोई लड़की यदि मेरी कक्षा में दाखिला लेती तो मेरे मन में कई प्रश्न उठते, जैसे कि वे कपड़े कैसे पहनती होगी, वे कैसे खाती होगी और वे अपना गृह कार्य यानी कि होमवर्क कैसे करती होगी। अगला प्रश्न है, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच के अंदर कुछ बदलाव आया है? तो देखो, पहले आंसर में क्या लिखोगे कि पहले मुझे लगता था कि विकलांग व्यक्ति खुद से कोई काम नहीं कर पाते होंगे, लेकिन अब मेरी सोच बदल गई है। अब मैं उन्हें साहस से भरा पाती हूँ। यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप सोचते होंगे कि जिन लोगों के हाथ नहीं होते हैं वो कुछ काम नहीं कर पाते होंगे, मगर बच्चों ऐसा नहीं होता है। जिन लोगों में काम करने की चाहत होती है वो हर सूरत में अपने हर काम को पूरा करते हैं और ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं। तो आंसर में लिख दोगे कि पहले मुझे लगता था कि विकलांग व्यक्ति खुद से कोई काम नहीं कर पाते होंगे, लेकिन अब मेरी सोच बदल गई है। अब मैं उन्हें साहस से भरा पाती हूँ। हमें उनसे सीखना चाहिए कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। आगे है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। यदि ईला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? तो बच्चों इन दोनों ही आंसर को स्क्रीनशॉट लेकर आप हैंड टू हैंड अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना। इधर की साइड क्वेश्चन है और ये दोनों आंसर आ गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, यदि ईला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों को करने में परेशानी होगी? तो उसे अपना स्कूल बैग उठाने में, लिखने में, बेंच अगर सीधा नहीं है तो सीधा करने में, अपने साथियों के साथ खेलने आदि में परेशानी होगी। अगला प्रश्न है, उसे ये परेशानी ना हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव को सुझा सकती हो? तो आंसर में लिखोगी कि उसके लिए एक लिखने वाले सहायक की व्यवस्था की जाए या उसे सब कुछ मौखिक यानी कि ज़ुबानी ओरल पढ़ाया जाए, ताकि क्योंकि वो हाथों से नहीं लिख पाती है और पैरों से लिखने में जाहिर सी बात है कि उसे थोड़ी कठिनाई तो आती होगी। तो इसी वजह से उसके लिए एक लिखने वाले सहायक की व्यवस्था की जाए या फिर उसे ज़ुबानी तौर पर, ओरल तौर पर उसे सब कुछ पढ़ाया जाए। आगे है, ईला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें ईला को चिट्ठी लिखकर बताओ। यानी कि ईला के बारे में पढ़कर आपके मन में उसके लिए जो भी इमोशंस हैं एक चिट्ठी यानी कि पत्र की सहायता से आपको बताना है, यानी कि ईला को एक पत्र लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले अपना पता लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमने लिखा, प्रिय ईला, जब पहली बार मैंने तुम्हारी तस्वीर अपनी हिंदी रिमझिम की पुस्तक में देखी तो मुझे लगा कि तुम अपने सारे काम किसी दूसरे से करवाती होंगी, लेकिन अब मुझे तुम पर गर्व होता है। हाथों के बिना ही तुम कशीदाकारी यानी कि कढ़ाई जैसी मुश्किल कला में अपने पैरों के अंगूठों से माहिर हो। माहिर यानी कि काम को करने की पूरी तरह से काबिलियत रखती हो। तुम्हारी ये मेहनत देखकर मैं भी ज़िंदगी की मेहनत से कभी नहीं घबराऊंगी। मैं भी ऐसी ही मेहनत करूंगी, कभी हार नहीं मानूंगी। तुम जीवन में और सफलता पाओ। अंत में लिखना तुम्हारा या तुम्हारी शुभचिंतक और अपना नाम लिख देना। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर इसे भी पूरा लिख देना आप।
अब अगला प्रश्न है, सवाल हमारे जवाब तुम्हारे। पहला प्रश्न है कि ईला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनकी चिंता करना सही थी या नहीं? अपने उत्तर का कारण बताओ। तो बच्चों, स्कूल वाले ईला की सुरक्षा और उसके काम करने की गति को लेकर चिंतित थे। किस लिए चिंतित थे स्कूल वाले? ईला की सुरक्षा और उसके काम करने की गति को लेकर चिंतित थे। उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता जो थी वो सही थी, किंतु गति को लेकर यानी कि काम करने की स्पीड को लेकर उनकी चिंता सही नहीं थी, क्योंकि ईला कोई भी काम इतनी फुर्ती से कर सकती थी कि देखने वाले दंग रह जाते थे, मगर स्कूल वाले उसकी गति को लेकर चिंतित थे कि वो स्कूल में कैसे काम करेगी, मगर ईला की गति बहुत ज़्यादा तेज़ थी। अगला प्रश्न है कि ईला की कशीदाकारी में ख़ास बात क्या थी? तो ईला की कशीदाकारी यानी कि कढ़ाई में काठियावाड़ वाले डिज़ाइन के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी डिज़ाइन की झलक मिलती थी। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था डिज़ाइन के अंदर। याद रहेगा कि ईला की कशीदाकारी में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक थी। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उसने उठा रखा था। यहाँ पर आपको सही का निशान लगाना है। ईला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि परीक्षा के लिए उसने अच्छी तरह तैयारी नहीं की थी। वे परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी। लिखने की गति धीमी होने के कारण वे प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा नहीं लगा। तो बच्चों, लिखने की गति धीमी होने के कारण वे प्रश्न पत्र को पूरा नहीं लिख पाती थी, तो इसी वजह से ये वाला जो आंसर है ये बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है कि क्या ईला अपने पैरों के अंगूठों से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके सभी काम स्वयं कर देते और कुछ करने का मौका नहीं देते? यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर ईला के आसपास के जो लोग थे वो हर काम करने में उसकी मदद कर देते तो क्या ईला कभी अपने पैरों से काम करना सीख पाती? तो बच्चों, वो तो फिर कभी काम करना नहीं सीख पाती। अगर सभी लोग उसकी सहायता कर देते तो आंसर के अंदर क्या लिखोगे कि यदि ईला के आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं यानी कि खुद कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते तो वे अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना नहीं सीख पाती। आगे है कशीदाकारी। इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित बहुत सारे शब्द आए हैं, आपको उनकी सूची बनानी है, जैसे कि टाका, कांथा, बूटियाँ, कशीदाकारी, जंजीर, चिकनकारी, भरवा टाके और पेलबूटे। तो स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना बच्चों। नीचे दी गई सूची में किन्हीं दो से संबंधित शब्द, संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो। तो देखो बच्चों, यहाँ से आपको संज्ञा वाले शब्द और क्रिया वाले शब्दों को लिखना है। जैसे कि संज्ञा वाले शब्द कौन कौन से होंगे? किसी भी बागबानी, पौधे, खुरपी, मिट्टी, है ना, पतंग, मांझा, चरखी। देखो, सबसे पहले है हम इनमें से दो को वर्डों को चूज़ कर लेंगे। तो पहला वर्ड मैंने चूज़ करा बागबानी। तो बागबानी से संबंधित आपको संज्ञा वाले शब्द ढूंढने हैं, जैसे कि पौधे, खुरपी, मिट्टी, बागबानी, ये सभी शब्द क्या है? संज्ञा है। याद रहेगा कि किसी भी चीज़ को संज्ञा की डेफिनेशन क्या होती है? किसी भी इंसान के नाम को, किसी भी चीज़ के नाम को, किसी भी जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बागबानी से संबंधित कौन कौन से ऐसे शब्द होंगे जो संज्ञा होंगे? जैसे कि पौधे, खुरपी और मिट्टी। अब बागबानी शब्द से संबंधित क्रिया वाले शब्द यानी कि काम करने वाले शब्द कौन कौन से होंगे? जैसे कि क्यारी बनाना या फिर पानी डालना। पानी डालना भी लिख देना, क्योंकि क्यारी बनाना में काम हो रहा है और पानी डालना में भी काम हो रहा है। अब दूसरा शब्द मैंने लिया यहाँ से पतंगबाजी। तो पतंगबाजी में संज्ञा शब्द कौन कौन से होंगे? कौन कौन सी चीज़ें होती हैं पतंगबाजी में? चीज़ों के नाम लिखने हैं, पतंग, मांझा और चरखी। और क्या क्या काम होता है पतंग उड़ाने के अंदर? पतंग उड़ाना, धागे को हाथ में पकड़ना, चरखी को पकड़ना आदि। तो आप अपने आप लिख देना। तो बच्चों, ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट होता है।